हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का 7th चैप्टर जो कि है वेरिएशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया वेरिएशन। अभी वेरिएशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा कि क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कि कैसे लिखना है या उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, बताना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन होता है और दूसरा होता है इन्वर्स वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कब होता है? जब एक क्वांटिटी जब कोई बढ़ती है तो सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ने लगती है, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये एग्जांपल किसका है? डायरेक्ट वेरिएशन का। या एक क्वांटिटी अगर कम होगी तो उसके साथ वाली भी क्वांटिटी जो है वो कम होगी, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब ये दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे जो निकाला वो किसके है? डायरेक्ट वेरिएशंस के एग्जांपल है। मतलब फॉर एग्जांपल, तो मान लीजिए एक 1 kg शुगर का प्राइस यहाँ पे ₹50 है 1 kg। अगर ये 1 kg का मुझे अगर 10 kg चाहिए, 10 kg शुगर चाहिए, तो यहाँ पे प्राइस क्या होगा? 10 kg शुगर का प्राइस कितना होगा? 50 इंटू 10 करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 500 आएगा। बराबर। तो आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? 500। मतलब जब ये केजी वाला जो क्वांटिटी है 1 से लेकर ये 10 जो है वो बढ़ गया, इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे भी 50 से लेकर 500 का जो भी क्वांटिटी है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। देखो 1 से लेकर 10 हो गया और 50 से लेकर वो भी क्वांटिटी जो है सेकंड क्वांटिटी बढ़ गया। जब फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ता है और सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ता है तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ पे लिया था। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 2, तो आपको और मतलब अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि क्या है। मतलब यहाँ पे देखो 10 चॉकलेट्स जो है, 10 चॉकलेट्स मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ को दे रहे हैं। 10 चॉकलेट्स मुझे यहाँ पे कितने रुपीज़ को दे रहे हैं? 100 रुपीज़। अगर 10 चॉकलेट्स 100 रुपीज़ को है तो 1 चॉकलेट मुझे कितने रुपीज़ को मिलेगा? ठीक है, तो 10 चॉकलेट्स अगर 100 रुपीज़ को है तो 1 चॉकलेट का प्राइस क्या होगा? ₹10 होगा। बराबर। मतलब यहाँ पे देखो 10 से 1 मतलब जो क्वांटिटी है वो क्या हो गया? अगर कम हो गया, जो ये एग्जांपल में लिया था मैंने, 10 से अगर ये क्वांटिटी अगर कम हो गया है तो ये वाला सेकंड क्वांटिटी भी क्या होने वाला है? कम होगा। 10 का 1 हो गया तो 100 का यहाँ पे क्या हो गया? 10। ये तो नॉर्मल है, जनरल है। तो आपको पता चल गया होगा कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, उसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। और यहाँ पे भी सेम, अगर वही क्वांटिटी अगर कम होगा तो दूसरा जो क्वांटिटी है वो भी कम होगा, उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों भी डायरेक्ट वेरिएशन के केसेस है। अभी इसको लिखना कैसे? मान लीजिए ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया x, और दूसरा जो क्वांटिटी है उसको मैंने यहाँ पे ले लिया y। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट वेरिएशन बताना है, रिलेशन बताना है उनका, तो कैसा लिखेंगे? x विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होगा, जैसे कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y होगा। और दूसरे केस में अगर इसको हम लोग और अच्छी तरह से मतलब लिखे इसको, या इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखे, तो क्या आएगा देखते हैं। x विल बी इक्वल्स टू y इंटू के। ये ऐसा फॉर्म लिखना पड़ता है जहाँ पे k क्या होता है? k इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। k क्या होने वाला है यहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो x इज़ डायरेक्टली वेरिएशनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y होगा, या डायरेक्ट वेरिएशन विथ y होगा। तो इसको लिखते कैसे? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। x विल बी इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई बाय k। ठीक है, तो ये फॉर्म होगा हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का, जिसको हम लोग कभी x का वैल्यू दिया होगा, कभी y का वैल्यू दिया होगा, तो हम लोग को ये आगे जब मैं एक्सरसाइज करूँगा, प्रैक्टिस सेट करूँगा, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा प्रैक्टिस सेट 7.1 में। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म है यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन, वो भी समझ लेते कि क्या है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होगा? जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगा तब जो दूसरा क्वांटिटी है वो क्या होने वाला है? डिक्रीज़ होगा। या तो जब ये एक क्वांटिटी जब डिक्रीज़ होगा तो दूसरा क्वांटिटी क्या होगा? यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। मतलब ऑपोजिट जब होता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? इन्वर्स वेरिएशन। ठीक है, मतलब समझ लो कि एक काम को कंप्लीट करने के लिए, 10 लोगों को, 10 वर्कर्स को यहाँ पे कितना दिन लग रहा है? 5 डेज़ लग रहा है। 5 डेज़ 10 वर्कर्स को एक काम कंप्लीट करने के लिए 5 डेज़ लग रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे 5 वर्कर्स लगा दिए, 5 वर्कर्स,
10 की जगह पे 5 वर्कर्स काम कर रहे रोज़, मतलब यहाँ पे सबसे पहले 10 वर्कर्स आते थे रोज़, और उनका जो काम था वो लोग करने के बाद उन्होंने काम जो था कितने दिन में कंप्लीट किया, 5 डेज़ में कंप्लीट किया। वैसे ही 10 वर्कर्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे 5 वर्कर्स लगा दूँ तो क्या होगा, वही जो काम है जो यहाँ पे 10 लोगों ने किया 5 दिन में, वही काम जो है वो 5 लोगों अगर करेंगे तो उनको यहाँ पे कितना डेज़ लगेगा, 10 या उससे ज़्यादा डेज़ लग सकता है एग्जाम्पल में। मतलब यहाँ पे देखो क्वांटिटी 10 से जो 5 है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 दिन जो लगने वाले थे 10 लोगों को, वहाँ पे 5 लोगों को 10 दिन लग रहे, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, क्वांटिटी इंक्रीज़ हो गया, 5 से 10 जो है वो बढ़ गया, और यहाँ पे 10 से 5 जो है वो कम हो गया। तो ऐसे केस में इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इन्वर्स वेरिएशन बोलेंगे। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन। अगर और एक एग्जांपल इन्वर्स वेरिएशन का अगर यहाँ पे ले लूँ कि अगर आपका एक डेस्टिनेशन पे जाना है कहीं पे आपको, और उसका जो किलोमीटर्स है, समझो यहाँ पे टोटल कितना है, 50 किलोमीटर्स का आपके घर से वहाँ तक का डिस्टेंस है, वहाँ तक का एक जगह पे आपको पहुँचना है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है, अगर आपका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, आप अगर 10 किलोमीटर्स पर आवर से चलने वाले हो तो यहाँ पे आपको कितना टाइम लगेगा, इतना यहाँ पे आपको कितना ये लगने वाला है, 5 आवर्स लगेगा। कितना आवर्स लगेगा, इसको 5 आवर्स लगेगा। समझ में आया, मतलब 1 घंटे में अगर आप लोग 10 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको यहाँ पे 5 आवर्स लगेगा बी डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, मतलब अगर आपने स्पीड यहाँ पे बढ़ा दिया, बाइक का स्पीड या गाड़ी का स्पीड जो भी है, तो 50 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से अगर आप चल रहे हो तो उसी डिस्टेंस ए से लेकर बी जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, 1 आवर लगेगा, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कितना घंटे में कवर करेगा, 1 आवर में कवर करेगा। और यहाँ पे 10 किलोमीटर की स्पीड से अगर आप जाओगे तो उसको 5 आवर्स लगेगा। देखो यहाँ पे 10 से 50, यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पे 10 से लेकर 50 हो गया, लेकिन यहाँ पे 5 से लेकर 1, मतलब जो बड़ा क्वांटिटी जो था वह उससे यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, 5 से 1। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है, जितना आप स्पीड बढ़ाओगे यहाँ पे उतना आपको कम टाइम लगेगा। अगर यहाँ पे आप 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, कोई हाईवे पे कोई गाड़ी ही नहीं है दूसरा, अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो तो आपको आधा घंटा लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। और यहाँ पे अगर और स्लो जाओगे, 5 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो आपको यहाँ पे और टाइम लगेगा, मतलब 10 घंटे लग सकते हैं जाने के लिए, वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन का एग्जांपल। अगर इन्वर्स वेरिएशन मुझे बताना है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन का बताया था कि ऐसे होता है, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y, तो यहाँ पे इन्वर्स वेरिएशन ऐसे होता है, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y होगा। यहाँ पे क्या होगा, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y, मतलब वहाँ पे y जो था वो उसी के बराबर, x के बराबर था, यहाँ पे y जो है वो नीचे आएगा या रेसिप्रोकल होगा उसका। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y। अभी यहाँ पे इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखना है तो कैसा लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे आएगा, x मल्टीप्लाई बाय y विल बी इक्वल्स टू k होगा। वहाँ पे उस कंडीशन में क्या था, y जो था वो इक्वल्स टू के ऑपोजिट डायरेक्शन में था, मतलब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ k का वैल्यू तो x अपन y इज इक्वल्स टू k आएगा। मतलब यहाँ पे डिवाइड होता है कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना वो क्या होने वाला है, x और y का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है यहाँ पे, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ y हम लोगों को ऐसे लिखना पड़ता है, ये है उसका फॉर्म, और x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल विथ y उसका फॉर्म ऐसे है, और जब इक्वल्स टू में आएगा तो ऐसे आएगा, x इज़ इक्वल्स टू y इंटू के, या तो ये फॉर्म में आप लिख सकते हो, और इधर यहाँ पे कैसे आएगा, x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल्स टू के आएगा। ठीक है, तो हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट 7.1 में ये वाला फॉर्म डायरेक्ट वेरिएशन देखने वाले हैं, और जो इन्वर्स वेरिएशन है वो शायद प्रैक्टिस सेट 7.2 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1 के साथ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसको, प्रैक्टिस सेट 7.1। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ, जो कि क्या दिया है देखते हैं। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका वो है, सर्कमफरेंस सी ऑफ अ सर्कल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, मतलब यहाँ पे c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बोला है, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, अगर डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, एज c इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आएगा। जैसे कि मैंने बोला था ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों भी ऊपर के केस में या न्यूमरेटर्स में होने वाले।
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जो राइट हैंड साइड वाला होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है। सेकेंड क्या है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल L इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट कार आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पे भी सेम डायरेक्ट वेरिएशन बोला है, तो दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज, L है ना, तो L विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में करने बोला था, तो ये है फर्स्ट वाले का सिंबॉलिक फॉर्म और ये है सेकंड वाले का सिंबॉलिक फॉर्म। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। मतलब यहाँ पे हम लोग को टेबल दिया हुआ है, तो वो टेबल में यहाँ पे जस्ट बता देता हूँ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स यहाँ पे बोला है जिसको x लिया हुआ है, और अगर ये नहीं दिया होता तो हम लोग को अज्यूम करना पड़ता। और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स y। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, इधर 8 दिया है, और इधर 4, यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स है, ब्लैंक है, इधर 56 दिया है, यहाँ पे 12 है, इधर ब्लैंक दिया है, और यहाँ पे ब्लैंक है, और यहाँ पे कितना बोला है 160। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी डायरेक्ट वेरिएशन आप पता लगा सकते हो कि अगर एक एप्पल का प्राइस 8 रुपीज़ है तो 4 एप्पल्स का प्राइस कितना होगा 32, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब ये 1 से लेकर 4 इंक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पे भी कॉस्ट क्या हो गया 8 से लेकर 32 इंक्रीज़ हो गया। अभी 32 से 56 इंक्रीज़ हो गया, तो ये 4 से भी और आगे जो है वो इसका आंसर देखना है हम लोग को क्या आने वाला है। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ एप्पल्स एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो सबसे पहले हम लोग को ये लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट करना है सॉल्यूशन। हियर कॉस्ट ऑफ एप्पल्स जो कि है क्या है y, एंड नंबर ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसा लिखो। या डायरेक्ट अगर कोई स्टेटमेंट तुम लोग को आता होगा, जैसे कि देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन या डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन नंबर ऑफ एप्पल्स एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, वैसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे क्या है x है ना, तो इधर x, तो यहाँ पे कैसे आएगा y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ x आएगा। अगर यहाँ पे इक्वल्स टू के फॉर्म में इसको लिखना है तो y विल बी इक्वल्स टू x इंटू के आएगा। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे मैंने यहाँ पे x लिखा जैसे ऊपर बताया था, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल्स टू डाला है, और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय k आएगा। तो k हम लोग इसको क्या बोलेंगे, k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इतना बड़ा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, k इज़ कांस्टेंट उतना लिखोगे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे क्या आने वाला है, k का वैल्यू आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ दिया है x और y का, तो वो जब सब्सटीट्यूट करेंगे तब हम लोग को यहाँ पे k का वैल्यू मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो है वो इधर लिखना पड़ेगा। क्या जो वैल्यूज़ दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, ये एक तो ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो तुम लोग 1 और 8, और या तो 4 और 32 तुम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हो। तो इधर मुझे लिखना है when x इज इक्वल्स टू 1 y विल बी इक्वल्स टू 8। तो इसको इसमें अगर सब्सटीट्यूट करें, ये वाले इक्वेशन में अगर मुझे सब्सटीट्यूट करना है तो देखो कैसे आएगा, y की जगह पे 8 डालेंगे और x की जगह पे 1 डालेंगे इंटू k आएगा बराबर। तो यहाँ पे जब k का वैल्यू निकालना है, k इंटू 1 होगा तो k आने वाला है बराबर, और यहाँ पे 8 है जो वैसे का वैसे ही रहेगा उधर। तो मतलब यहाँ पे दैट इज़ k का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, 8 आया। k का वैल्यू कितना आया, मुझे 8 आया। ठीक है, अभी ये k के वैल्यू से मुझे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बताना है, मतलब ये 8 का ही वैल्यू जो है ना मुझे किस में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 8 है वो मुझे किस में सब्सटीट्यूट करना है, वापस मुझे ये वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है k का वैल्यू, तो y इंटू एक्स के फॉर्म में आएगा, तो वो मुझे यहाँ पे बताना है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन उसी इसमें सब्सटीट्यूट करना है ना। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू x है और k की जगह पे मुझे 8 डालना है, तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास, 8x आएगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या होने वाला है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्यों निकाला हम लोग ने, क्योंकि
इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, अभी जो भी वैल्यू होगा आगे का जो फाइंड आउट करना है वो इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसी इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में, तो हम लोग को आगे के जो भी वैल्यूज़ है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी सेकंड देख लेते हैं। अगर ये भी इससे भी निकालते हम लोग 4 और 32 से करते तो भी हम लोग को के का वैल्यू कितना आने वाला था, 80 आने वाला था। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं क्या है। नंबर ऑफ़ एप्पल्स, मतलब एक्स का वैल्यू 0 कुछ नहीं है, ब्लैंक आएगा वो जो कि फाइंड आउट करना है, और y का वैल्यू 56 बोला है, y इज इक्वल्स टू 56। तो यहाँ पे मुझे कैसा करना पड़ेगा, व्हेन y इज इक्वल्स टू 56, x इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी इसी में सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 8 और x, तो y की जगह पे ये तो 8x हमारा इक्वेशन है, y की जगह पे कितना आएगा 56 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स आएगा, बराबर। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जब 56 से यहाँ पे डिवाइड होगा तो 56 डिवाइड बाय 8 आएगा इज इक्वल्स टू एक्स आएगा। ठीक है, तो अभी रिड्यूस करना है तो x इज इक्वल्स टू 8 1 सर 8, 8 7 सर 56। तो x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला, 7 मिला। x का वैल्यू कितना आया, 7। मतलब यहाँ पे y का वैल्यू जब 56 है, इधर y का वैल्यू जब 56 है, तब x का वैल्यू कितना आने वाला है, मुझे यहाँ पे 7 आएगा। अभी यहाँ पे ये दो और बचे जिसमें x का वैल्यू 12 दिया है और y का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, तो वो भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो वो मैं साइड में कर देता हूँ, मतलब सारे एक ही अंडर रहेंगे व्यू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे व्हेन x का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना बोला है, अभी 12 बोला है, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 12, y का क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 8x, बराबर। तो y फाइंड आउट करना है तो वो वैसा ही आएगा, और x की जगह पे 12, क्योंकि यहाँ पे 12 दिया है। तो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 12 8 सर, आंसर आएगा 96। ठीक है, मतलब कितने, अगर 12 एप्पल्स होंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ या कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना होगा, 96 होगा। तो ये भी हो गया, हम लोग ने निकाल दिया जो कि ऊपर दिया था टेबल में फाइंड आउट करने के लिए ये। तो यहाँ पे कितना है हम लोग को आंसर 96। अभी लास्ट बाकी है जिसमें y का वैल्यू 160 बोला है, तो x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना, मतलब नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे आएगा देखो, व्हेन y इज इक्वल्स टू 160, x का वैल्यू क्वेश्चन मार्क। तो y इज इक्वल्स टू 8x, ये हमारा देखो इधर ही है वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो y का वैल्यू 160 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स आएगा, देयरफॉर 160 डिवाइड बाय 8 विल बी इक्वल्स टू x। तो 8 1 आर 8 और 8 2 आर 16 और 0। तो देयरफॉर x का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला मुझे, 20 मिला। x का वैल्यू कितना आया, 20। मतलब जितने वैल्यूज़ हम लोग को फाइंड आउट करने बोले थे वो हम लोग ने सारे फाइंड आउट किए। देखो ये पहला वाला वैल्यू है x इज इक्वल्स टू 7, ये सेकेंड वैल्यू है 96 और ये थर्ड वैल्यू है 20। तो हम लोग को इसका अभी टेबल प्रॉपरली बना के देना है। मतलब ये जब सॉल्व हो जाएगा पूरा तो हम लोग को लास्ट में क्या करना होता है, टेबल निकालना होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी टेबल निकालेंगे वैल्यूज़ फिल करने के साथ। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ उसका नीचे इधर ही। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, नंबर ऑफ़ एप्पल्स था, नंबर ऑफ एप्पल्स जिसको x लिया था, और दूसरा था कॉस्ट ऑफ एप्पल्स जिसको y लिया था। तो सबसे पहले वैल्यूज़ तो वैसा ही था, 1 और 8, 4 और 32। यहाँ पे क्या था, 7 फाइंड आउट करना था, तो ये बॉक्स में आएगा। यहाँ पे 56 दिया था, इधर 12 दिया था, और यहाँ पे हम लोग ने 12 का वैल्यू जो था वो कितना निकाला ऊपर, 96। तो ये आया 96 जो कि बॉक्स आएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्पल्स x का वैल्यू हम लोग ने 20 निकाला जो कि फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और नीचे y का वैल्यू कितना था तभी 160 था। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो लास्ट में आप लोगों को ऐसे बनाना है, मतलब पूरा 2 to 3 मार्क्स का जो भी सम होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे रीड कर देता हूँ। इफ़ m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ n एंड व्हेन m इज इक्वल्स टू 154 n इज इक्वल्स टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन n इज इक्वल्स टू 14। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें दिया है ना, दोनों वैल्यूज़ दिया है, m इज इक्वल्स टू 154 और n इज इक्वल्स टू 7। ये क्यों दिया है, k का वैल्यू निकालने के लिए। और k जब सब्स्टिट्यूट करके हम लोग को एक इक्वेशन मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो देखेंगे यहाँ पे कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन
हम लोग को कंडीशन ऐसे बोला है कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ n, तो m प्रोपोर्शनल की जगह पे इक्वल्स टू और n मल्टीप्लाई बाय k, ये हम लोग ऐसा लिखते हैं। और k क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, k इज़ कांस्टेंट, ठीक है। k का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। लेकिन सबसे पहले हम लोग को दोनों वैल्यूज़ दिया है, व्हेन m इज़ इक्वल्स टू 154 और n इज़ इक्वल्स टू कितना बोला है? 7, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ इसमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो m की जगह पे 154 आएगा और n की जगह पे 7 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे n इंटू के दिया है ना, तो 7 इंटू के आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 154 डिवाइड बाय 7 विल बी इक्वल्स टू के। अभी 7 से रिड्यूस करना है, डिवाइड करना है, तो 7 1s आर 7, 7 2s आर 14, 1 कैरी, 7 2s आर 14। तो यहाँ पे k का वैल्यू मुझे कितना मिला? 22। k का वैल्यू यहाँ पे मुझे कितना आया? 22। अभी ये k का वैल्यू आया है, तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखना पड़ेगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़, क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इसी में k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है ना, तो देखो कैसे आएगा। m इज इक्वल्स टू n इंटू के है, बराबर। तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 22, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 22n। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, अभी m आया, अभी हम लोग को जो भी गिवन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला है व्हेन n इज इक्वल्स टू 14 बोला है और m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ही यूज़ करेंगे। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 22n है हमारे पास, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 22, n का वैल्यू है 14, तो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 22 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा? 22 इंटू 14, जैसे कि यहाँ पे करके देखते, 14 मल्टीप्लाई बाय 22, 14 2s आर 28 और 14 2s आर 28, 8 10 308। तो यहाँ पे कितना आया मुझे? m का वैल्यू 308 आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत इजी है। m का वैल्यू मुझे क्या मिला? 308, और यही फाइंड आउट करने के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, जो कि टेबल फॉर्मेट में, जैसे सेकेंड क्वेश्चन था सेम फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पे कर लेता हूँ फोर्थ क्वेश्चन और टेबल पहले निकाल देता हूँ। इफ़ n वेरीज डायरेक्टली एज m कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे n वेरीज डायरेक्टली विथ m बोला है और m और n के वैल्यूज टेबल फॉर्मेट में दिया है, जैसे कि इधर 3 है, यहाँ पे 12 बोला है, 5 दिया है, 20 बोला है, 6.5 और ब्लैंक या बॉक्स, और यहाँ पे बॉक्स, और इधर 28 है, और यहाँ पे 1.25, ये पॉइंट वाला है इसलिए अलग से एक एक्स्ट्रा सम करके दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अभी कैसे आएगा सोल्यूशन। देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन है, वो लिखने की भी ज़रूरत नहीं, अगर लिखेंगे तो भी चलेगा। डायरेक्ट वेरिएशन है मतलब n विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और n विल बी इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय k, वेयर k इज़ कांस्टेंट, वेयर k इज़ क्या आएगा? कांस्टेंट। सबसे पहले ये है वैल्यूज़ और ये है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यूज़ आप यूज़ कर सकते हो। तो व्हेन m इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 12 यूज़ करेंगे तो क्या आएगा देखते, n का वैल्यू 12 आया और m का वैल्यू 3 आया और यहाँ पे k, ठीक है। तो 12 k का वैल्यू फाइंड आउट करना, तो डिवाइड बाय 3 आएगा यहाँ पे, और इधर k, 3 1s आर 3, 3 4s आर 12, देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 4। k का वैल्यू कितना आया? 4। अभी k का वैल्यू अगर 4 आया है तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना पड़ता है? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़, क्या होगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन? इसी में सब्स्टिट्यूट करना है हम लोगों को, जैसे कि n इज इक्वल्स टू m इंटू के है ना, n इज इक्वल्स टू m इंटू के का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4, तो यहाँ पे 4 डालूंगा मैं, ठीक है। लेकिन n इज इक्वल्स टू 4m लिखूँगा, क्या लिखूँगा? n इज इक्वल्स टू 4m। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी जो भी वैल्यूज़ होगा इसी में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे देखो इधर ही करते क्योंकि एक ही व्यू में रहेगा वापस, जैसे कि पहले बोला था, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है? व्हेन m का वैल्यू हम लोग को 6.5 दिया है टेबल में,
व्हेन m इज इक्वल्स टू 6.5, n का वैल्यू ब्लैंक, n का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन यही है, n इज़ इक्वल्स टू 4 इंटू एम है, जिसमें n इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू 6.5 है। तो जब 6.5 को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो देखते क्या आंसर आता है। मुझे यहाँ पे अलग से करना है, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 6.5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 सर 20, 6 4 सर 24, 25 26 और पॉइंट, मतलब यहाँ पे 26 आंसर आया मुझे। कितना आया यहाँ पे आंसर, 26। देयरफॉर n विल बी इक्वल्स टू 26 आ गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल गया, n का वैल्यू 26। ठीक, नेक्स्ट वाला व्हेन, अगर टेबल में देखें प्रॉपरली तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्या है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना और n का वैल्यू 28 दिया है। तो व्हेन n इज इक्वल्स टू 28, m विल बी क्वेश्चन मार्क, और हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो ये है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इधर। ठीक है, तो n का वैल्यू 28 आएगा इज इक्वल्स टू 4 इंटू एम, बराबर 28 है तो मल्टीप्लाई जब 4 के साथ हो रहा है तो यहाँ पे आने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू m आएगा। तो 4 1 सर 4, 4 7 सर 28, m का वैल्यू 7 आएगा। m का वैल्यू कितना आया, 7। ठीक है, अभी लास्ट एक बचा है जो क्या है, व्हेन यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग को दिया है 1.25 और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इज इक्वल्स टू 4m है, n विल बी इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय m का वैल्यू 1.25, n इज इक्वल्स टू अभी मल्टीप्लाई करना है ना, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 5 4 सर 20, 4 2 सर 8, 9 10 आएगा 1, 4 1 सर 4 और यहाँ पे कितना आया 5, 2 नंबर बाद पॉइंट है तो इधर भी 2 नंबर बाद पॉइंट ही आएगा। तो 5.00 मतलब 5, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला 5। अब ये जो हमारा टेबल था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन उसको पूरा टेबल जो है वो हम लोग को नीचे कंप्लीट करना है, बताना है। तो यहाँ पे m था, इधर n 3 12 5 और 20 ये तो दिया हुआ है, और यहाँ पे 6.5 जब 6.5 लिया था m का वैल्यू तो n का वैल्यू कितना आया था, 26 आया था, ये 26 मतलब वो बॉक्स में आएगा। नेक्स्ट केस में n का वैल्यू 28 दिया था तो m का वैल्यू 7, वो भी किस में आएगा, बॉक्स में। वापस n का वैल्यू यहाँ पे सॉरी m 1.25 था तो n का वैल्यू मुझे यहाँ पे कितना मिला था, 5। ठीक है, तो ये बॉक्स हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे 5th क्वेश्चन दिया हुआ है, वो 5th क्वेश्चन को देखते कि क्या दिया है। 5th क्वेश्चन नीचे जाते, हाँ 5th, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, y वेरीज डायरेक्टली विथ स्क्वायर रूट ऑफ x व्हेन x इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 24, देन फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन k, मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब k फाइंड आउट करना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब जो इक्वेशन k सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो इक्वेशन आता है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेता हूँ मैं, इधर सोल्यूशन क्या आएगा, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, मतलब y विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आएगा। अगर इसको इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू के, तो यहाँ पे k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं इसको, तो k इज़ कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो k हो गया यहाँ पे। अभी क्या करना है हम लोग को, दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो ये रहा वैल्यूज़, व्हेन x विल बी इक्वल्स टू 16 दिया है और y हम लोग को 24 दिया है, तो कैसे आएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y का वैल्यू 24 ही है और रूट x है तो उसको 16 आएगा और यहाँ पे k, तो नेक्स्ट केस में 24 इज इक्वल्स टू रूट 16 का आंसर तो हम लोगों को पता है 4 4 4 सा 16 इंटू के आएगा। नेक्स्ट केस में 24, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ इधर डिवाइड होगा, इज इक्वल्स टू के, 4 1 सर 4 और 4 कितना आएगा यहाँ पे 4 6 सर 24, देयरफॉर k विल बी इक्वल्स टू 6। अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन
ऑफ वेरिएशन, मतलब ये k का वैल्यू ही सब्सटीट्यूट करना है इसमें, तो कैसे आएगा, y विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू सिक्स, वाई विल बी इक्वल्स टू रूट एक्स इंटू सिक्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y विल बी इक्वल्स टू सिक्स रूट एक्स आएगा। y का यहाँ पे कैसा लिखेंगे, y विल बी इक्वल्स टू सिक्स रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कंप्लीट। मतलब ये फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे लास्ट क्वेश्चन बचा है सिक्स्थ क्वेश्चन, तो उसको हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन को, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। उसको मैं रीड कर लेता हूँ यहाँ पे सिक्स, वो भी इजी है, सेम वर्ड प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ बड़ा होगा या हार्ड होगा, बहुत इजी है, हम लोग यहाँ पे समझ लेते सिर्फ। द टोटल रेम्यूनरेशन पेड टू लेबरर्स एम्प्लॉयड टू हार्वेस्ट soybean is in direct variation with the number of laborers. If the remunerations of 4 laborers is rupees 1000, find the remunerations of 17 laborers। मतलब यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट वेरिएशन पहले क्वेश्चन में ही बोला है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, और अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम लोग को बाकी का वैल्यूज़ निकालना है। फाइंड द रेम्यूनरेशंस ऑफ 17 लेबरर्स, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो रेम्यूनरेशंस ऑफ लेबरर्स वो देखना है। रेम्यूनरेशंस ऑफ लेबरर्स जो है उसको हम लोग एक एक्स या तो वाई लेंगे, और नंबर ऑफ लेबरर्स जो है उसको हम लोग एक दूसरा अल्फ़ाबेट लेंगे, तो देखेंगे क्या है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेना पड़ेगा फिर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन लेट द टोटल रेम्यूनरेशन paid to laborers be रुपीस, y ले लो या x ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, y ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड बी एक्स। ठीक है, नंबर ऑफ लेबरर्स एम्प्लॉयड बी एक्स। तो डायरेक्ट वेरिएशन बोला है तो यहाँ पे वो लिखना पड़ेगा, देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन सिंस, जैसे कि मैंने फर्स्ट सम में ही बोला था, सिंस देयर इज़ अ डायरेक्ट वेरिएशन, ऐसा लिखो, या तो इट इज़ गिवन दैट वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ एक्स, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, y is directly proportional with x, therefore y will be equals to x into k, where k is क्या है, constant of variation, तो यहाँ पे k is constant, y is equals to क्या आया, x into k आया। ठीक है, तो ये तो समझ में आया होगा आपको। अभी हमें k का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे k का वैल्यू के लिए क्या दिया है क्वेश्चन में, इफ़ रेम्यूनरेशन ऑफ 4 लेबरर्स इज़ 1000, 4 लेबरर्स का 1000 रुपीज़ है, मतलब और हम लोग ने रेम्यूनरेशंस को y लिया है, तो व्हेन y का वैल्यू 1000 होगा, रुपीज़ है ना, व्हेन y इक्वल्स टू रुपीज़ 1000 नहीं लिखोगे, रुपीज़ का साइन नहीं डालोगे तो भी चलता है, व्हेन y इक्वल्स टू 1000, x कितना बोला है 4, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 4 थे। ठीक है, तो उसको हम लोग ने x लिया था, तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह पे देखो यहाँ पे x 1000 आ गया, इज इक्वल्स टू एक्स की जगह पे हम लोग को कितना डालना है, 4 डालना है, और इनटू के, तो देयरफॉर 1000, ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड, इज इक्वल्स टू के आ जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इधर आएगा 4 1 सार 4, 4 2 सार 8, 4 5 सार 20 और 0, मतलब के का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे कितना मिला, 250। यहाँ पे के का वैल्यू हम लोग को कितना मिल रहा है, 250 मिलेगा। अभी इससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज़ क्या होगा, y इक्वल्स टू एक्स इंटू के था ना, y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू के, देयरफॉर y इक्वल्स टू एक्स इंटू 250 के का वैल्यू, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 250x। ये हो गया इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हमने लास्ट का निकालना क्या है, व्हेन द रेम्यूनरेशन ऑफ 17, फाइंड द रेम्यूनरेशन ऑफ 17 लेबरर्स, मतलब व्हेन x हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, x का दिया मतलब कॉस्ट फाइंड आउट करना है ना, तो वो हम लोग ने y लिया था,
तो x हम लोग को यहाँ पे कितना बोला है, 17 बोला है, तो x का वैल्यू 17, y विल बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पे कैसा करेंगे, इसी में इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में डालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू 250 इंटू एक्स, देयरफॉर y का वैल्यू नहीं पता, 250 इंटू 17, तो 250 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, या ज़ीरो भी डालने की ज़रूरत नहीं है, 17 डायरेक्ट, 7 5 सर 35, 7 2 सर 14, 15 16 17 और 25 1 सर 25, 5 2 1 4 2 5, और अगर ज़ीरो होता तो यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाता। तो ये आंसर कितना है हम लोग को y का, देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 4250, y का वैल्यू कितना है, 4250 आया। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए, देयरफॉर द टोटल रेम्यूनरेशन of 17 laborers is ₹4250, इज़ ₹4250। तो ये हम लोग को फाइंड आउट जो करने बोला था वो हम लोग ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। और ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट 7.1 जो था वो डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर बेस्ड था। अभी प्रैक्टिस सेट 7.2 जो होगा वो इन्वर्स वेरिएशन के ऊपर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।